बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन स्ट्रेचिंग टेक्निक्स। आपको पीडीएफ में भी पता लग रहा होगा कितना दफ़ा इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। एक्सट्रीम लेवल इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा ये बाकी चैप्टर से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोगों ने अब प्रोसीजर पढ़ना है कि कैसे हम लोग स्ट्रेचिंग टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन को इन्हेंस करने के लिए। मतलब कि हमारे जो न्यूरॉन्स मसल के अंदर के न्यूरॉन्स है ना उन्हें फैसिलिटेट करना है थ्रू स्ट्रेच। तो हम लोगों के पास जो टेक्निक्स यूटिलाइज हो रही है वो हमारे पास पीएनएफ है। ठीक है, अब हमारे पास पीएनएफ टेक्निक्स दो तरह की होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। स्ट्रेचिंग टेक्निक्स के अंडर एक आती हैं और एक रेजिस्टिव टेक्निक्स के अंडर आती हैं। जब स्ट्रेचिंग टेक्निक्स के अंडर आएंगी तो उसकी टाइप्स होंगी होल्ड रिलैक्स और रिलैक्स, एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन, होल्ड रिलैक्स विद एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। और अगर हमारे पास आ जाएंगी रेजिस्टिव टेक्निक के साथ, तो हमारे पास उसकी तीन टाइप्स होंगी, रिदमिक इनिशिएशन, रेपिटेटिव कॉन्ट्रैक्शन और रिवर्सल ऑफ एंटागोनिस्ट, जिसके अंदर आगे मजीद हमारे पास स्लो रिवर्सल और स्लो रिवर्सल होल्ड आ जाता है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 में होता है। स्टेटमेंट को देख के फिर आप लोगों ने पीएनएफ टेक्निक्स का आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है कि वो आया स्ट्रेचिंग टेक्निक्स के मुताबिक पूछ रहा है कि हमारे पास रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस के मुताबिक पूछ रहा है। ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे हमारे पास आ जाता है स्ट्रेचिंग टेक्निक्स वाला। अब हमारे पास सीन ये है कि हम लोगों ने जिस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है ना वो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस पीडीएफ के अंदर। मैं बुक के पार्ट को भी साथ साथ लेके चलूंगी और पीएनएफ की मैंने जो अपने हाथ से जो लिखे हैं नोट्स बनाए हैं मैं वो भी आपको साथ साथ लेके चलूंगी ताकि आपको ना आसानी हो जाए मजीद लिखने में। सबसे पहले वो कहता है कि पीएनएफ टेक्निक्स होती क्या है। PNF techniques are referred as active stretching और facilitative stretching। अब हमारे यहाँ पे होता है क्या बेसिकली, यहाँ ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन है कि हमारे पास स्ट्रेचिंग पीएनएफ टेक्निक्स में हो क्या रहा है। हमारे पास पीएनएफ टेक्निक्स में जब हम लोग स्ट्रेचिंग अप्लाई करते हैं तो जो मसल्स हैं वो रेजिस्टेंस शो करते हैं उस एक एक्टिविटी के। जो भी हम एक्टिविटी एक बॉडी के ऊपर करने की कोशिश करेंगे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की फॉर्म पे बॉडी हमेशा उसको पहले रेजिस्ट करेगी। जो वो रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या होगी कि एक रिफ्लेक्सिव रिलैक्सेशन अकर करेगी। ठीक है, और उसके रिजल्ट में ऑटोजेनिक और रेसिप्रोकल इनहिबिशन होगी। अब जो ये इनहिबिशन है टेंशन को डिक्रीज करेगी इन द मसल फाइबर्स एंड देयरफॉर डिक्रीज रेजिस्टेंस टू एलोंगेशन और इसी के से एलोंगेशन में हेल्पफुल रहेगी। इसको मैं आपको पीडीएफ में दूसरी पीडीएफ में दिखाती हूँ। PNF referred as active stretching या facilitative stretching inhibits the muscle contraction और facilitates the muscle activation। inhibits muscle contraction किस तरह करती है कि जब आप एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हो स्ट्रेचिंग की फॉर्म में तब वो हमारे पास उसको रेजिस्ट करेगी और इनहिबिट कर देगी। लेकिन मसल एक्टिवेशन को कैसे फैसिलिटेट करेगी कि जब हमारे पास ऑटोजेनिक इनहिबिशन प्रोडक्शन होगी ना तब हमारे पास क्या होगा कि रिलैक्सेशन फॉर्म आएगी। एक वो फेज जो होगा वो कॉज करेगा मसल लेंथनिंग को। अब हमारे पास जो सारे के सारे बुक के अंदर इस पार्ट के अंदर यूजेस लिखे हुए हैं कि पीएनएफ हमारे पास किस चीज में हेल्पफुल रहती है। ये है
इस एरिया में वो बता रहा है कि हमारे पास करंट थिंकिंग सजेस्ट द गेन्स इन रोम ड्यूरिंग और फॉलोइंग पीएनएफ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड। सो अब मैंने इस सब चीज़ों को मजीद इजी करके कि हम लोगों ने किस तरीके से पेपर में अगर आएगी तो हमने हेडिंग डेफिनेशन के बाद हमने क्या हेडिंग बनानी है, हमने यूजेस लिखने हैं कि हमारे पास रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करता है कैसे, एज अ रिजल्ट ऑफ सेंसरी मोटर प्रोसेसिंग along with the viscoelastic adaptation। हमारे पास मसल को जब वो रिलैक्सेशन फॉर्म में लेके जाएगा ऑटोजेनिक इनहिबिशन प्रोडक्शन के बाद हमारे पास रिलैक्सेशन आएगी, रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन, जो कि हमारे पास कॉज कर देगी मसल्स को विस्को इलास्टिक एडेप्टेशन में। जब वो विस्को इलास्टिक एडेप्टेशन में चला जाएगा मसल, तब उसके पास एबिलिटी आ जाएगी कि अब वो लेंथन हो सके, लंबा हो सके, इंक्रीज इन लेंथ हो सके। इसलिए इस तरह से हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, टेंशन ऑफ मसल डिक्रीज होगी। अब वो कहते हैं ऑटोजेनिक इनहिबिशन प्रोडक्शन कैसे होती है। ये हमारे पास इन्वॉल्व करती है स्पाइनल प्रोसेसिंग और प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन को, कि हमारे पास जो स्पाइन इन्वॉल्व कर रही है, जहाँ से हमारे पास नर्व रूट सारा आ रहा है, जिस भी लिम्ब की आप एक्सट्रीमिटी की आप पीएनएफ स्ट्रेचिंग करवा रहे हो, तो हमारे पास जो स्पाइनल प्रोसेसिंग है वो इन्वॉल्व होती है ऑटोजेनिक इनहिबिशन प्रोडक्शन में। इस तरह सेंसरी मोटर प्रोसेसिंग होती है। फिर विस्कोइलास्टिक एडेप्टेशन बताते हैं कि जैसे रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगी, हमारी मसल लेंथनिंग होगी, तो हमारे पास सेंसरी मोटर प्रोसेसिंग हुई है, जिसकी मिला के हमारे पास विस्कोइलास्टिक एडेप्टेशन हुई है, और रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन भी होती है। अब हमें कहता है कि डिग्री ऑफ पीएनएफ स्ट्रेचिंग रिक्वायर्ड टू अप्लाई आर नॉट डन अंडर दी स्टडीज। अभी तक हमारे पास कि किस डिग्री की पीएनएफ स्ट्रेचिंग हमें रिक्वायर्ड है किसी भी मसल के ऊपर अप्लाई करने की, हमें इन स्टडीज से नहीं पता लगा। और कहता है गेन्स मोर पीएनएफ जो है हमारे पास स्टैटिक स्ट्रेचिंग से ज़्यादा हमारे पास रेंज ऑफ मोशन गेन करवाता है, लेकिन अभी तक हम ये भी नहीं स्टडीज के अंडर कह सकते हैं कि पीएनएफ ज़्यादा बेटर है कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग ज़्यादा बेटर है, कि हम एक को प्रीफर कर दें। दोनों की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, हम किसी भी लिहाज से किसी को एक दूसरे पे प्रीफर नहीं कर सकते। लेकिन वो कह रहा है कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग से हम इतनी रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं जितनी हम पीएनएफ स्ट्रेचिंग से इम्प्रूव कर लेते हैं। अब जितना ये इन 2 पेजेस के ऊपर लिखा हुआ था ना, वो ये सारा है जो आपको इसमें सारा लिखा हुआ ना, इधर से लेकर इधर तक, होल्ड रिलैक्स तक, ये सारा लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 लाइंस हैं, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट है। वो कहता है कि हमारे पास जो पीएनएफ क्लासिक पीएनएफ टेक्निक्स हैं, जो कि हम लोग बेसिकली स्ट्रेचिंग टेक्निक की को ही क्लासिक पीएनएफ टेक्निक्स कहते हैं, तो कह रहा है कि हमारे पास डायगोनल पैटर्न्स में होती हैं। डायगोनल पैटर्न्स कैसे होते हैं? जब आप एक सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग जो सारी एक्सरसाइजेस करवाते हैं वो पीएनएफ टेक्निक्स होती हैं बेसिकली। वो जो पीएनएफ टेक्निक्स होती हैं बेसिकली टेंशन ऑफ, क्योंकि जो सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा होता है ना, उसकी बॉडी जो होती है ना बहुत टोन्ड अप होती है मोस्टली, लेकिन मोस्टली ये भी होता है कि फ्लेक्सिड होती है, कि बहुत नरम होती है और उसके बॉडी के पार्ट बहुत ढीले होते हैं, तो तब आपने उनको टोन अप करना होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब टोनिक होती है ना उसके बॉडी पार्ट एक्सट्रीमिटीज़, कि वो उसने इस कदर अपने आप को सख्ती से जकड़ा होता है ना अपने बॉडी पार्ट्स को, कि वो मूव नहीं करता, आप उसको हिलाने की कोशिश करते हो ना तो फिर पेन होती है, क्योंकि इतनी टोनिसिटी हो चुकी होती है। तो उस टोन को डिक्रीज करने के लिए आप पीएनएफ टेक्निक्स यूज करते हो। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि डायगोनल पैटर्न्स में होती हैं, ठीक है। लेकिन क्या कौन से डायगोनल पैटर्न्स में होती हैं? सिंगल प्लेन और ऑपोजिट द लाइन ऑफ पुल ऑफ ए स्पेसिफिक मसल ग्रुप। लेकिन अगर हमारे पास डायगोनल पैटर्न्स जो दूसरे हैं वो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 में जाके
रेजिस्टिव एक्सरसाइज में आप कंप्लीट करोगे। अब आ जाती हैं हमारे पास, मैंने आपको यहाँ पे सारा कंप्लीट कर दिया। अब ये आ गया कि इसकी वही ट्रेडिशनल एक्टिविटी कैसे होती है, स्ट्रेचिंग, लोकल इनहिबिशन हुई, डिक्रीज इन टेंशन हुआ जिसने डिक्रीज इन रेजिस्टेंस कॉज किया ऑफ कॉन्टेक्टाइल एलिमेंट्स ऑफ मसल। मैंने कल भी बार बार बताया था कॉन्टेक्टाइल एलिमेंट, कॉन्टेक्टाइल सॉफ्ट टिश्यू, इनमें फर्क है। कॉन्टेक्टाइल सॉफ्ट टिश्यू में हमारे पास मसल्स आते हैं, कॉन्टेक्टाइल एलिमेंट में हमारे पास सार्कोमेयर आता है। वो कहता है कि हमारे पास कॉन्टेक्टाइल एलिमेंट के अंदर जो रेजिस्टेंस कॉज हो रही है ना, जब स्ट्रेचिंग हमने शुरू की थी, वो हमारे पास डिक्रीज करवा देगा टेंशन के डिक्रीज होने पे, जो कि अब हमारे पास हेल्पफुल है लेंथनिंग के अंदर। अब हमारे पास इसकी 3 मेजर टाइप्स आ जाती हैं। हमने जो 3 मेजर टाइप्स हैं वो हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेक करना होता है कि पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट और पेशेंट जो है हमारे पास कितना कोऑपरेट करता है। ठीक हो गया। अब जब भी LEQ आएगा ना तो आपको पूरा का पूरा लिखने को आएगा और एंड तक लिखने को आएगा कि आपने तीनों टाइप्स लिखनी है। ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट होल्ड रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स प्रोसीजर है। ठीक है। आपको ये PDF मिल जाएगी। कोई कोशिश अभी ना करे कि इसको बैठ के फौरन लिखे, तो काइंडली आप अपना टाइम जो है ना फुल ऑन फोकस इसके ऊपर रखना, आगे पीछे ना करना। वो कहते हैं कि होल्ड रिलैक्स हमारे पास प्रोसीजर है जहाँ पे हम रेंज लिमिटिंग टारगेट मसल इज फर्स्ट लेंथन टू द पॉइंट ऑफ टिश्यू रेजिस्टेंस और टू द एक्सटेंट दैट इज कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि रेंज लिमिटिंग टारगेट मसल कौन सा है। रेंज लिमिटिंग टारगेट मसल या तो हमारे पास एगोनिस्ट हो जाते हैं या एंटागोनिस्ट हो जाते हैं। एगोनिस्ट जब होंगे तब हमारे पास, अगर आप स्ट्रेचिंग करवा रहे हो प्राइम मूवर्स की, एगोनिस्ट की, तो हमारे पास एंटागोनिस्ट एक्ट एज रेंज लिमिटिंग टारगेट मसल। ऑपोजिट मसल है ना, जो दूसरे मसल को जिसकी हम स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं उसका ऑपोजिट मसल जो होगा बेसिकली उसको रेजिस्टेंस शो करवाएगा कि वो स्ट्रेच ना हो। ठीक है ना। तो हम लोग के सबसे पहले अगर हमारे पास एगोनिस्ट को करेंगे तो एंटागोनिस्ट हमारे पास रेंज लिमिटिंग टारगेट मसल ग्रुप बनेगा, और अगर हमारे पास एंटागोनिस्ट को हम लोग बेसिकली टारगेट कर रहे हैं तो हमारे पास एगोनिस्ट जो होंगे उसका अपोजिंग ग्रुप होगा, तो वो हमारे पास रेंज लिमिटिंग टारगेट मसल ग्रुप होगा। अब वो कह रहा है कि हमने सबसे पहले उनको लेंथनिंग करवानी है। लेंथनिंग कैसे करवानी है कि जैसे अगर आप फ्लेक्शन में हो, अगर आप शोल्डर फ्लेक्शन में, आपका शोल्डर फ्लेक्शन हुई है, ठीक है, तो आपने उसको मजीद बैकवर्ड मूव करवाओगे आर्म को, तो हमारे पास फ्लेक्शन की एक्सटेंट इंक्रीज होगा, मसल लेंथनिंग में जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि हमने किस लेवल तक जाना है, जहां तक टिश्यू रेजिस्ट कर रहा है या फिर जहां तक पेशेंट कंफर्टेबल फील कर रहा है, क्योंकि हमने उसको पेन भी तो नहीं ना देना। स्ट्रेचिंग जब हम PNF टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो स्ट्रेचिंग से एक बहुत अच्छी पेन की फीलिंग आती है, लेकिन जैसे ही आप उस स्ट्रेचिंग को एंड करते हो तो वो पेन जो है ना रिलीव होता है और इस कदर सूदिंग इफेक्ट होता है ना, सूदिंग इफेक्ट वही रिलैक्सेशन है। अच्छा, अब वो कहता है कि हमारे पास पेशेंट को हम कहते हैं कि फिर प्री स्ट्रेच परफॉर्म करे, एंड रेंज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस फॉर 5 सेकेंड्स परफॉर्म करे, जो कि वॉलंटरी रिलैक्सेशन ऑफ एंड रेंज लिमिटिंग टारगेट मसल के साथ फॉलोड कर जाता है। जो बेसिकली हमारे पास आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये भी हम चैप्टर नंबर 6 में जाकर पढ़ेंगे डिटेल्ड। इसके ऊपर है कि हमारे पास आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं। बेसिकली हमारे पास आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में क्या होता है, हमारे पास जो लेंथ ऑफ मसल है वो चेंज नहीं होती है। क्या मेट्रिक जो है बेसिकली लेंथ है, लेंथ ऑफ मसल। जैसे आइसोकाइनेटिक है, काइनेटिक का वहां पे हम लोग स्पीड को ले रहे होते हैं,
तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक का मतलब है हमने जो एक लेंथ गेन की है फर्स्ट लेंथन टू द पोजीशन ऑफ टिश्यू रेजिस्टेंस, वो वाले पॉइंट में उसको हमने मेंटेन रखना है 5 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद वॉलंटरी रिलैक्सेशन होगी। ठीक हो गया। The limb is then passively moved into the new range as the range limiting muscle is elongated. अब जब आपने उसके ऊपर स्ट्रेचिंग अप्लाई की है रेजिस्टिव पार्ट ऑफ द रोम की तरफ, जहाँ पे रेंज ऑफ मोशन में रेजिस्टेंस शो हो रही थी, तो अब मसल जो है थोड़ा सा इलोंगेट अपने आप को उस जगह पे करेगा। अब आपने क्या करना है, पेशेंट को कहना है कि वो पैसिवली मूव करेगा न्यू रेंज ऑफ मोशन, न्यू रेंज के अंदर, जो कि हमारे पास रेंज लिमिटिंग मसल जब इलोंगेट हुआ है तो गेन हुई है। अब हमारे पास उसने कहा है कि ये हमारे पास सिर्फ स्टेप से आपने इसको इस प्रोसीजर को प्रोग्रेसिवली बार बार परफॉर्म करवाओगे। आपने 5 सेकंड पहले आपने पेशेंट को स्ट्रेचिंग करवाई है अप टू द रेजिस्टेंस या फिर पेशेंट की कंफर्टेबल रेंज ऑफ मोशन तक। फिर उसके बाद आपने प्री स्ट्रेच परफॉर्म करने को कहा, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस परफॉर्म करने को कहा, और फिर उसके बाद उसको होल्ड करने को कहा फॉर 5 सेकेंड्स और वॉलंटरी रिलैक्सेशन करने को कहा बाद में। और उसके बाद पेशेंट को हमने बार बार इसको रिपीट करवाया। तो अब उसने कहा है कि इसको हम यूज कहाँ करते हैं, मोस्टली एग्जाम्पल दे रहा है जब हमारे पास पेक्ट मेजर मसल्स जो होते हैं शॉर्टन हो जाए ना, कि हमारे पास पोस्चर हमारा जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, तो हमारे पास वो शॉर्टन हो गए हैं डॉल, तो तब हम बायलेटरली स्ट्रेचिंग उसकी करवाते हैं, जो कि हमारे पास करवाता है इंक्रीज हॉरिजेंटल एबडक्शन ऑफ शोल्डर। क्योंकि हमारे पास शोल्डर एबडक्शन में पेक्ट मेजर यूज हो रहा होता है ना, तो हमारे पास ये पेक्ट मेजर जो है उसकी स्ट्रेचिंग से हमारे पास हॉरिजॉन्टल एबडक्शन ऑफ शोल्डर्स इंप्रूव होती है। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि सबसे पहले आप हेडिंग दोगे, फिर उसके बाद प्रोसीजर लिखोगे, सारा बता दिया प्रोसीजर किससे कैसे लिखना है, 4 पॉइंट्स हैं इसके। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल की फॉर्म में हमने यहाँ मैंने यूजेस लिख दिया, आपने एग्जाम्पल इसकी हेडिंग देनी है। आपने पेक्ट मेजर बायलेटरली इसको स्ट्रेच करेंगे तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एबडक्शन ऑफ शोल्डर को इम्प्रूव करता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आता है प्रिकॉशन। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिकॉशन क्या होनी चाहिए जब पीएनएफ टेक्निक्स इंप्रूव कर रहे हैं। पेशेंट शुड ब्रीथ रेगुलरली। ये ना हो कि पेशेंट जो है वो स्ट्रेचिंग के अंदर अगर थोड़ी बहुत उसे पेन फील हो रहा है तो वो उस पेन को बर्दाश्त करने के अंदर ही वो अपने आप को ब्रीदिंग उसकी स्लो हो जाए। ठीक है ना, ब्रीदिंग स्लो हो जाएगी तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना, कि जिससे कैसे अगर ब्रीदिंग रेगुलरली कर रहा है तो ब्लड सप्लाई तभी रेगुलर जा रहा है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई रेगुलर तभी जा रहा है ना। और अगर वो ब्रीदिंग रेगुलरली नहीं करेगा तो मुश्किल हो जाएगा हमारे पास। तो इस वजह से वो कहता है कि हमारे पास ब्रीदिंग रेगुलर करनी है टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वाल्सैल्वा मैन्यूवर। वाल्सैल्वा मैन्यूवर में क्या होता है कि एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर एसोसिएटेड विद हाई इंटेंसिटी एफर्ट। बेसिकली पीएनएफ हमारे पास थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी एफर्ट ही है ना, जो कि थेरेपिस्ट पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो उस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए पेशेंट शुड ब्रीथ रेगुलरली। हर एक प्रोसीजर के अंदर पेशेंट शुड ब्रीथ रेगुलरली to minimize the adverse effects of Valsalva maneuver। चैप्टर नंबर 6 में Valsalva maneuver दोबारा से बताया गया। ठीक हो गया। अब आ जाता है हमारे पास एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। बुक से भी हम देख लेते हैं कि एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे है। ये प्रिकॉशन लिखी हुई है यहाँ पे। सबसे पहले तो वो डिफाइन करता है कि एगोनिस्ट क्या होता है। एगोनिस्ट हमारे पास मोस्टली प्राइम मूवर्स होते हैं और एंटागोनिस्ट मोस्टली हमारे पास उनका अपोजिंग ग्रुप होता है, जिसको हम लोगों ने
मोस्टली नाम दिया होता है रेंज लिमिटिंग मसल ग्रुप। ठीक हो गया। अब हमारे पास वो कहता है कि एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग रेफर क्या करते हैं, डायनेमिक रेंज ऑफ मोशन या एक्टिव स्ट्रेचिंग को। इनके इसके दो और मजीद नाम दिए हुए उन्होंने, डायनेमिक रेंज ऑफ मोशन या एक्टिव स्ट्रेचिंग। अब इसका प्रोसीजर क्या है, जिसको मैंने ये सारा जो है इसको मैंने पॉइंट्स बना के यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। Patient concentrically contracts the muscle opposite the range limiting muscles. हमने अपने एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ है कि हमने प्राइम मूवर्स की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। पेशेंट ने अपने प्राइम मूवर की, फॉर एग्जांपल प्राइम मूवर हम उसकी बात कर लेते हैं, हम लोग शोल्डर फ्लेक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास प्राइम मूवर बाइसेप्स वगैरह आ जाएगा, वो वाला सारा ग्रुप हमारे पास प्राइम मूवर्स में आ जाएगा, बाइसेप ब्रेक एंड ऑल। तो वो वाला ग्रुप जो है हमारा पेशेंट जो है कंसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कंसेंट्रिकली मतलब ये कि हमारे पास लेंथ चेंज नहीं होगी ऑपोजिट टू द रेंज लिमिटिंग मसल। जो हमारे पास एगोनिस्ट है वो ऑपोजिट है ना रेंज लिमिटिंग मसल ग्रुप के। इस रेंज ऑफ मोशन की एंड पे तक हमारा जो पेशेंट है इसको सेवरल सेकंड के लिए इसको होल्ड करेगा। कैसे करेगा, आपने जो पेशेंट है उसको कहना है कि शोल्डर फ्लेक्शन करे, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुई, उसको एंड रेंज तक लेके जाए। एंड रेंज पे लेके जाने के बाद आपने पेशेंट को कहना है कि होल्ड करे फॉर सेवरल सेकंड्स। वहां हमने होल्ड रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स के अंदर 5 सेकंड्स का ऑप्शन दिया, हमने यहाँ पे 15 to 30 सेकंड्स तक भी लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है मूवमेंट ऑफ लिम्ब इज कंट्रोल बाय पेशेंट इंडिपेंडेंटली के 3 फॉर्म्स हैं, डेलिब्रेट होगी मोशन, स्लो होगी और बैलिस्टिक नहीं होगी। बैलिस्टिक में हमने कहा था कि रैपिड मूवमेंट होती है, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं स्लो मूवमेंट है, डेलिब्रेट मूवमेंट है। मोस्टली शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शंस आर परफॉर्म विदाउट रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि हमारे पास पेशेंट खुद परफॉर्म कर रहा है। जब वो जो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड थी ना पेशेंट को चाहिए थी, जो कि वो हमारे पास अब कौन दे रहा है, वो एंटागोनिस्ट ग्रुप दे रहा है। एंटागोनिस्ट ग्रुप ऑफ मसल्स जो हैं वो एगोनिस्ट ग्रुप ऑफ मसल्स को रेजिस्टेंस दे रहे हैं, इसलिए हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि हम मैनुअली उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें। आगे एग्जांपल देता है कि हिप फ्लेक्सर्स के एंटागोनिस्ट जो कि हमारे पास रेंज लिमिटिंग टारगेट मसल ग्रुप है। पेशेंट हम इसकी स्ट्रेचिंग कैसे करवाएंगे, पेशेंट प्रोन लाइन में होगा, लेग लिफ्ट करेगा अपवर्ड इन द एयर, जो कि हमारे पास हिप एक्सटेंसर्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, सेवरल सेकंड्स के लिए होल्ड करेगा, पेशेंट रिपीट करेगा प्रोसीजर को मैनी टाइम्स। होल्ड रिलैक्स में हम लोग मैनुअली भी करवा रहे होते हैं, लेकिन एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन में मोस्टली पेशेंट खुद आपके साथ कोऑपरेट करता है और पीएनएफ टेक्निक को परफॉर्म करता है। बुक से भी देख लेते हैं एक दफ़ा। सबसे पहले एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की डेफिनेशन, दो नाम बता दिए कि हम एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन को और मजीद क्या कहते हैं, फिर प्रोसीजर दे दिया, फिर उसके बाद ये एग्जांपल दे दी। और उसके बाद उसने यहाँ पे उसका एक प्लस पॉइंट बता रहा है कि जो हमारे पास मसल लेंथ को इम्प्रूव करने में और जॉइंट रेंज और हमारे पास रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन बहुत हेल्पफुल भी है, और ये हमारे पास एविडेंस भी है। यानी कि हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह में जब इसको परफॉर्म किया गया तो हमारे पास इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। अब ये हमारे पास इसके 4 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस कह लें या हमारे पास इसके यूजेस हैं वो आ जाते हैं, जिनको मैंने 4 के बजाय 6 पॉइंट से कर दिया, ताकि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हों और आप जल्दी जल्दी भी लिख सको। एक ही लाइन को लंबा लिखने के बजाय कि उसमें आपका जो एग्जामिनर है वो अपने पॉइंट्स को
फाइंड आउट करता रहे कि स्टूडेंट ने ये पूरा कंप्लीट सही लिखा है कि नहीं। आप बुलेट्स में छोटे पॉइंट्स बनाओ, 1 के 2 पार्ट्स कर दो, ताकि आपको आसानी हो जाए और चेकर को भी आसानी हो जाए कि हमने जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो रही है कि नहीं। अब इसके 6 यूजेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि इफेक्टिव है एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन व्हेन मसल गार्डिंग रिस्ट्रिक्ट्स मसल लेंथनिंग एंड जॉइंट मूवमेंट। जब हमारे पास मसल गार्डिंग हो गई है ना, कि हमारे पास जो मसल है वो अलाउ ही नहीं कर रहा स्ट्रेचिंग को, तो तब हमारे पास एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पेशेंट खुद ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है ना। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड थी मैनुअली देना, वो हमारे पास अब एंटागोनिस्ट ग्रुप ऑफ मसल दे रहा है। इस वजह से लेस इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग क्रोनिक कॉन्ट्रैक्शंस। अब क्रोनिक कॉन्ट्रैक्शंस में सबसे पहले हम लोगों ने उसकी क्रोनिसिटी को इम्प्रूव करना होता है। पहले उसको वो डिक्रीज करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रेचिंग की तरफ जाते हैं। तो इस वजह से वो कह रहा है कि हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कि हम क्रोनिक कॉन्ट्रैक्शंस की तरफ इसको रिड्यूस कर सकें, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा होगा और पेशेंट आपका भागने को आएगा। Helpful when patient can't generate strong pain-free contraction of strain limiting muscle, which was done through hold relax और contract relax procedures। वो कहते हैं कि यहाँ पे कि जो प्रोसीजर जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस मसल के अंदर पेशेंट होल्ड रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स प्रोसीजर से नहीं कर सका, वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन से कर लेता है। वही बात दोबारा पेशेंट खुद परफॉर्म कर रहा है, उसको आप बिफोर टाइम समझा रहे हो, सारा पेशेंट की एजुकेशन हो रही है, तो उसको लर्निंग हो जाए तो उसके लिए आसान हो जाता है इस चीज़ को करना। यह हमारे पास इनहिबिट करता है न्यूरोमस्कुलर, एक This technique is also useful for initiating neuromuscular control in the newly gained range of re-established dynamic flexibility. न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल को इम्प्रूव करता है, जो कि हमारे पास हेल्पफुल रहता है री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो मसल अपनी फ्लेक्सिबिलिटी एक टाइम में लूज कर चुका था उसको री एस्टेब्लिशमेंट में हमारे पास हेल्पफुल रहता है, और हमारे पास न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल भी इम्प्रूव होता है। अब आ जाता है कि एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन टेक्निक इज लीस्ट इफेक्टिव है पेशेंट हैज क्लोज टू नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी, कि अगर पेशेंट की ऑलरेडी नॉर्मल टू नियर टू नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी है ना, तो हमारे लिए ये हेल्पफुल नहीं है। अब वो वही कह रहा है कि हमारे पास फुल रेंज को अवॉइड करना है, हम लोगों ने सिर्फ वहीं तक लेके जाना है जहाँ तक पेशेंट कंफर्टेबल है, बैलिस्टिक मूवमेंट्स नहीं करेंगे, हर एक रेपिटेशन के बाद रेस्ट होगी वॉलंटरी रिलैक्सेशन के लिए, और हमने वाल्सेल्वा मैन्यूवर को के एडवर्स इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए ब्रीदिंग को रेगुलर रखना है। आगे आ जाता है होल्ड रिलैक्स विद एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। अब होल्ड रिलैक्स है विद एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन, आपको नाम से पता लग रहा है ये दोनों टेक्निक्स को कंबाइन कर देगा, और उसके साथ फिर हमने एप्लीकेशन करनी है पेशेंट के ऊपर, और ये इस कदर हमारे पास हेल्पफुल रहती है कि पेशेंट रिलैक्सेशन भी फील करता है, आप भी मैनुअली उसको असिस्ट करते हो थोड़ा सा, और वो खुद भी अपनी पार्टिसिपेशन शो करता है। अब वो कहता है सबसे पहले कि कंबाइंस द होल्ड रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स विद द एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन प्रोसीजर्स। अब इसका 2 नाम है, एक तो हो गया होल्ड रिलैक्स विद एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा नाम है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन प्रोसीजर स्लो रिवर्सल होल्ड रिलैक्स टेक्निक। जरूरी नहीं है कि आपको अगर ऐसे क्यों आना है कि होल्ड रिलैक्स विद एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसीजर लिखे, आपको हो सकता है कि नाम इससे आ जाए कि राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ स्लो रिवर्सल होल्ड रिलैक्स टेक्निक। ठीक है, तो आपने दिमाग में अच्छी तरीके से रखना है कि टेक्निक का दूसरा नाम भी है, जैसे होल्ड रिलैक्स का दूसरा नाम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स है, वो आपने याद रखना है। जैसे एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नाम डायनामिक स्ट्रेचिंग या डायनामिक रेंज ऑफ मोशन था, तो हमारे पास होल्ड रिलैक्स विद एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नाम स्लो रिवर्सल होल्ड रिलैक्स टेक्निक है। आगे आ जाते हैं इसका प्रोसीजर।
प्रोसीजर में हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले हमने लिम्ब को उस पॉइंट पे लेके जाना है जहां पे मसल रेजिस्टेंस फील करेगा रेंज लिमिटिंग टारगेट मसल्स की वजह से। रेंज लिमिटिंग टारगेट मसल हमारे पास एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट की रेजिस्टेंस एज अ पुल एक्ट करेगी आपके पास। जब आप स्ट्रेचिंग अप्लाई करोगे तो आपने लिम्ब को उस पॉइंट तक लेके जाना है। फिर पेशेंट जो है परफॉर्म करेगा। आपने रेजिस्टेंस तो उसको मिल गई है ना रेंज लिमिटिंग टारगेट मसल की तरफ से, तो उसी रेजिस्टेंस के अंदर पेशेंट परफॉर्म करेगा प्री स्ट्रेच आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आपने होल्ड रिलैक्स में सिर्फ प्री स्ट्रेच आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाई थी, रेजिस्टेंस के अंदर नहीं। सिर्फ हमने उस रेंज ऑफ मोशन में लेके गए थे जहां पे पेशेंट कंफर्टेबल था, जो कि फॉलोड बाय वॉलंटरी रिलैक्सेशन, immediate concentric contraction of the muscle opposing the range limiting muscle। यहाँ पे हमने दोनों, इस दूसरे पॉइंट के अंदर दोनों हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स और एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन को मिला के आपने टेक्निक अप्लाई की है। रेजिस्टेंस आपको मिली एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में, प्री स्ट्रेच आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आपको मिली होल्ड रिलैक्स की जगह से, फिर वॉलंटरी रिलैक्सेशन आपने वहां पे दोनों में कर रहे हो। इमीडिएट कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल अपोजिंग द रेंज लिमिटिंग मसल, ये आपको दोबारा से मिल गया एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन की तरफ से। यानी कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसके अंदर जो सा पार्ट एचआर की तरफ से है वो, और एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन की तरफ से कौन सा पार्ट है वो आपको एक्सप्लेन कर, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। आगे आ जाती है एग्जांपल। नी फ्लेक्सर्स को टच करने के लिए पेशेंट नी को एंड रेंज पोजीशन तक हम एक्सटेंड करेंगे। पेशेंट आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस करेगा, 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करेगा। आस्क पेशेंट टू वॉलंटरी रिलैक्स, again actively extend the knee as far as possible। as far as possible का मतलब ये है कि जो 5 सेकंड्स के लिए आपने आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस की थी तो वहां पे हमें थोड़ी सी रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हुई है, तो उस रेंज ऑफ मोशन भी अब हमें नी को एक्सटेंड करना है। होल्डिंग द न्यू गेन रेंज ऑफ मोशन फॉर सेवरल सेकेंड, और इसको फिर मजीद प्रोसीजर को रिपीट करेंगे और हर एक रेपिटेशन में आपको रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव मिलेगी। प्रिकॉशन दोनों के लिए सेम है कि हमने वॉल्सेवा मैनोवर के एडवर्स इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए हमने ब्रीदिंग रेगुलर करनी है, बलिस्टिक मोशंस नहीं करनी है। हम लोगों ने स्मूथ मूवमेंट करवानी है कि पेशेंट जो है इंडिपेंडेंट भी हो, वॉलंटरी एक्टिविटी भी करे और अपनी प्रॉपर परफॉर्मेंस को शो करने के लिए अपनी प्रॉपर पार्टिसिपेशन शो करें। अब आप लोग दोबारा इसी लिंक के साथ ज्वाइन कर लेना। आगे मजीद 2 LEQs हैं, हम उसको बहुत फास्ट कर लेंगे क्योंकि वो सिर्फ रीडिंग है और उसके अंदर इस कदर आपको ना वो करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से PNF को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही है ना, उस तरीके से वो सीन नहीं रहेगा। तो आप लोग दोबारा ना उसी लिंक के साथ वापस ज्वाइन करना। मैं यहीं पे मीटिंग एंड कर रही हूँ।